अधिकांश लोग अगर उन्हें खतरा महसूस हो या वे किसी खतरे में हों, तो वे पुलिस अधिकारी के पास जाएंगे। और जहां अधिकांश पुलिस अधिकारी भरोसेमंद, कानून का पालन करने वाले नागरिक होते हैं जो जनता की मदद करना चाहते हैं, वहीं सभी ऐसे नहीं होते और कुछ तो सीरियल किलर भी बन चुके हैं। इस वीडियो में हम उन पूर्व पुलिस अधिकारियों के बारे में जानेंगे जो भटक गए और अपराधियों का पीछा करने के बजाय खुद अपराधी बन गए। मिखाइल पोपकोव एक पुलिस अधिकारी के रूप में सम्मानजनक छवि के पीछे छुपकर मिखाइल पोपकोव ने अपने गृहनगर अंगार्स्क और रूस के उकुर्स्क क्षेत्र के अन्य स्थानों की सड़कों पर आतंक मचाया। 1992 और 2010 के बीच पोपकोव ने 19 से 50 वर्ष की उम्र की दर्जनों महिलाओं के साथ-साथ एक साथी पुलिसकर्मी की भी हत्या कर दी। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। उनका जन्म 7 मार्च 1964 को ओरिल्स्क, क्रिस्कनांस्की क्राय में हुआ था और बाद में वे अपने माता-पिता के साथ अंगास्क चले गए। कहा जाता है कि उनकी मां शराबी थीं और बेटे के साथ हिंसक थीं। उन्होंने एलेना से शादी की और उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम एकातेरिना था। 1986 में उन्होंने पुलिस बल ज्वाइन किया जो उनके भयानक कृत्यों के लिए एक आदर्श छुपाव साबित हुआ। पोपकोव उन महिलाओं को निशाना बनाते थे जो उनके अनुसार अनैतिक थीं, जैसे बिना पुरुष साथी के पार्टियों में जाना। वो रात में पुलिस वर्दी पहनकर महिलाओं को फंसाते और पुलिस कार में घर छोड़ने का प्रस्ताव देते थे। पुलिस वाले की कार में महिलाएं सुरक्षित महसूस करती थीं, इसलिए पोपकोव को उन्हें उठाने में दिक्कत नहीं होती थी। इसके बाद वह अपनी शिकार महिलाओं को किसी सुनसान जगह ले जाता था, जहां वह उन्हें कपड़े उतारने के लिए मजबूर करता था और फिर चाकू, कुल्हाड़ी और पेचकस जैसे औजारों से उनकी हत्या कर देता था। हमलों की क्रूरता इतनी चौंकाने वाली थी कि उसे वेयरवुल्फ और अंगास्क मैनिया जैसे उपनाम मिल गए थे। विस्तृत पूछताछ और बचे हुए पीड़ितों के बयान के बावजूद पोपकोव 20 साल तक पुलिस की पकड़ से बचता रहा, शायद इसलिए क्योंकि वह खुद एक पुलिस अधिकारी था। जांचकर्ताओं ने आखिरकार देखा कि कई अपराध स्थलों पर मिले टायर के निशान लाडा 4x4 ऑफ-रोड वाहन से मेल खाते थे, जो वही मॉडल था जिसका इस्तेमाल पुलिस बल करती थी। संदेह होने पर कि इसमें कोई पुलिस अधिकारी शामिल हो सकता है, 2012 में इकुर्स्क के 3500 वर्तमान और पूर्व पुलिस अधिकारियों का डीएनए परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के चलते उसी साल बाद में पोपकोव की गिरफ्तारी हुई। जनवरी 2015 में उसे 22 हत्याओं और 2 हत्या के प्रयासों के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। पोपकोव ने कहा कि वह सड़कों को वेश्याओं से साफ करना चाहता था और इसी वजह से उसने हत्याएं की। उसने अपनी पत्नी पर भी झूठा आरोप लगाया कि वह बेवफा है और दावा किया कि उसकी क्रूरता इसी कल्पित विश्वासघात से उत्पन्न हुई थी। अपनी पहली सजा के 2 साल बाद पोपकोव ने 59 और हत्याओं की कबूलियत दी, जिससे उसकी कुल हत्याओं की संख्या 81 हो गई, जो रूसी सीरियल किलर आंद्रेई सिकोटिलो और अलेक्जेंडर पिकुश्किन से भी ज्यादा हैं। 10 दिसंबर 2018 को उसे ओकुर्स्क में 56 और हत्याओं का दोषी ठहराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे दूसरी बार उम्र कैद की सजा मिली। जुलाई 2020 में पोपकोव ने 2 और हत्याओं की कबूलियत दी, जिससे उसकी कुल हत्याओं की संख्या 83 हो गई। 4 जून 2021 को उसे इन हत्याओं का दोषी पाया गया और उसे अतिरिक्त 9 साल 8 महीने की सजा सुनाई गई। नवंबर 2023 में उसे 3 और हत्याओं के लिए 10 साल की और सजा सुनाई गई। उसकी घिनौनी हत्याओं के बावजूद पोपकोव को मानसिक रूप से स्वस्थ पाया गया, लेकिन उसमें हत्या की विकृत प्रवृत्ति थी। वो आधुनिक रूसी इतिहास का सबसे कुख्यात सीरियल किलर है
दोषी ठहराए जाने के बाद पोपकोव ने अपनी पुलिस पेंशन बनाए रखने के लिए अपील की। यह ज्ञात नहीं कि वह सफल हुआ या नहीं। एंथनी जॉन सुली का जन्म 2 जनवरी 1944 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था। वो मिलब्राई में पले बढ़े, जहां उन्होंने हाई स्कूल से स्नातक किया और 1965 में एलिजाबेथ एन से शादी की और अगले साल मिलब्राई में पुलिस अधिकारी बन गए। उन्होंने कई साल सम्मानित पुलिस अधिकारी के रूप में जीवन बिताया। हालांकि ये सब तब बदल गया जब उनकी शादी टूट गई, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया था। उनकी दूसरी छोटी शादी भी उनकी लगातार हिंसा के कारण समाप्त हो गई। सुली ने 1974 में पुलिस छोड़ दी और एक इलेक्ट्रिकल और कंस्ट्रक्शन ठेकेदार बन गए और बर्लिन गेम में एक हैंगर किराए पर लिया। और 1980 के शुरुआती दशक में उन्होंने दलालों और वेश्याओं के साथ मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया और जैक नाम का इस्तेमाल करने लगे। वो नियमित रूप से नशा करने वाले भी बन गए। 1982 में सुली की मुलाकात 32 वर्षीय टीना लिविंगस्टन से हुई, जो एक स्थानीय एस्कॉर्ट एजेंसी की मालिक थीं। उसकी पहली हत्या 24 वर्षीय महिला की थी, जो लिविंगस्टन के लिए काम करती थी और उसे पैसे देने थे। उस लड़की को सुली के हैंगर में ले जाया गया, जहां उसने उसे पीटा, हथकड़ी लगाई और छत से लटका दिया। फिर उसे यातना दी और उसके साथ यौन शोषण किया। जब वो कार से भागने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसे फेंकने के लिए ले जाया जा रहा था, सुली ने उस पर कुल्हाड़ी से वार किया और उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश सड़क के किनारे छोड़ दी। हत्या के बाद सुली ने उसकी लाश मिलने की खबर छपी अखबार की कटिंग को एक बीमार ट्रॉफी के रूप में संभाल कर रखा। इसके तुरंत बाद सुली ने 19 साल की ब्रेंडा ओकडन को गोली मारकर हत्या कर दी। उसके अगले शिकार 24 साल के दलाल माइकल थॉमस और उसकी 20 साल की लिव-इन पत्नी फिलिस मेलेंडेस थे। सुली ने दोनों को हैंगर में बुलाकर सिर के पीछे गोली मार दी। उसने फिर ओकन, थॉमस और मेलेंडेस की लाशों को 55 गैलन के ड्रमों में रखा, उन्हें कंक्रीट से भर दिया और फिर उन्हें गोल्डन गेट पार्क में फेंक दिया, जहां कुछ दिनों बाद एक गश्ती पुलिसकर्मी ने उन्हें पाया। सुली का अगला शिकार 22 साल की बारबरा सीयरसी थी, जो उसकी पूर्व प्रेमिका थी। उसने फिर से उसके सिर में गोली मार दी। उसने उसकी लाश को प्लास्टिक शीट में लपेटा और अपनी कार के पीछे रस्सी से बांधकर घसीटा। अंत में उसे पोल गास वाटर टेम्पल के पास फेंक दिया। सुली का आखिरी शिकार 24 साल की ड्रग डीलर कैथरीन बैरेट थी, जिसे उसने छाती में 6 बार चाकू मारा और उसके सिर पर कई बार हथौड़े से वार किया। इसके बाद उसने लाश को साउथ सैन फ्रांसिस्को के इंडस्ट्रियल इलाके में फेंक दिया। एंथनी सुली को 25 अगस्त 1983 को गिरफ्तार किया गया, जब जांचकर्ताओं ने उसके फिंगरप्रिंट्स की पुष्टि उन बैरल्स पर मिली उंगलियों के निशान से की, जिनमें थॉमस, ओकडन और मेलेंडेस की लाशें थीं। सुली पर 6 हत्याओं का आरोप लगाया गया था, लेकिन उसने सभी आरोपों से इनकार किया। 3 जून 1986 को एक जूरी ने सुली को सभी आरोपों में दोषी पाया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। फैसले की घोषणा के बाद सुली ने अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए 40 मिनट का भाषण दिया। सुली को सैन क्विंटिन स्टेट प्रिजन में डेथ रो पर रखा गया था। उसने अपनी सजा को 2 बार कम करने की अपील की, एक बार 1991 में और फिर 2013 में। साथ ही एक नए ट्रायल की भी मांग की, लेकिन उसकी सभी अपीलें खारिज कर दी गईं। 20 साल तक जब सुली मौत की सजा का इंतजार कर रहा था, तब केंट निल्सन और उनकी पत्नी अक्सर उससे मिलने आते थे। केंट की मुलाकात सुली से 1969 में हुई थी, जब वह 16 साल का था और एक मोबाइल सर्विस स्टेशन पर काम करता था, जो मिलब्रे पुलिस डिपार्टमेंट की गाड़ियों की सर्विस करता था, जहां सुली 25 साल का अफसर था। वे दोस्त बन गए थे, लेकिन 1974 में सुली के डिपार्टमेंट छोड़ने पर संपर्क टूट गया। 2002 में नीलसन ने सैन क्विंटिन में सुली से फिर संपर्क किया। कई बार मिलने के बाद भी उसने सुली से कभी नहीं पूछा कि उसने हत्याएं क्यों की। नवंबर 2023 की सीबीएस प्रसारण में नीलसन ने अफसोस जताया कि उन्होंने यह सवाल नहीं किया, जबकि उन्हें लगता था कि सुली उनसे सब कुछ साझा करते हैं। सुली का 8 सितंबर 2023 की सुबह एक चिकित्सा केंद्र में प्राकृतिक कारणों से निधन हो गया।
उस समय उनकी उम्र 69 वर्ष थी। रॉबर्ट नील रॉड्रिगेज। अगला मामला अलग है, क्योंकि इसमें पुलिस अधिकारी पर हत्या का आरोप नहीं लगा और उसने आत्महत्या से पहले एक नोट में अपने अपराध कबूल किए। रॉबर्ट रॉड्रिगेज का जन्म 1950 में हुआ था। उनके पिता अमेरिकी वायुसेना में थे, इसलिए वे बचपन में कई जगह रहते थे। वयस्क होने पर रॉड्रिगेज ने मॉर्मन धर्म अपनाया और ग्वाटेमाला में 2 साल मिशनरी रहे। फिर यूटा की ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी से कानून प्रवर्तन में डिग्री ली। 1975 में उन्होंने पोर्टलैंड पुलिस ब्यूरो ज्वाइन किया, लेकिन उनकी पुलिस करियर ज्यादा लंबी नहीं चली, क्योंकि 2 साल बाद ही उन्होंने अपने नियोक्ताओं के साथ अच्छे संबंधों में इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वे मां के साथ टलहासी, फ्लोरिडा गए और फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। इस दौरान उन्होंने साइन पेंटर व सफाई कर्मी का काम किया। वह यूनिटी चर्च के सक्रिय सदस्य भी थे, जहां वे कभी-कभी उपदेश भी दिया करते थे। हालांकि इस प्रतिष्ठा के पीछे वह एक अंधेरे पक्ष को छुपा रहे थे। जून 1984 में 22 वर्षीय वेलेरी हंट, जो टलहासी कम्युनिटी कॉलेज की छात्रा थीं, एक शॉपिंग सेंटर से गायब हो गईं। 3 महीने बाद उसके कंकाल के अवशेष वाकुला काउंटी के एक सिंक होल में मिले। उस समय कोई संदिग्ध नहीं था और मामला ठंडा पड़ गया। लगभग 6 साल बाद 27 मार्च 1992 को जॉर्जिया के थॉमसविल की 2 16 वर्षीय लड़कियां मेगन कैर और चेरिश डिसेंटिस एक दिन की सैर के लिए एलिगेटर पॉइंट बीच गईं। अब भी अपने स्विमसूट पहने हुए उनके शव एक पुलिस अधिकारी और उसकी पत्नी को उस सुनसान बीच पर मिले। लड़कियों को सिर में 2 बार गोली मारी गई थी। कोई मकसद नजर नहीं आया, क्योंकि न तो किसी लड़की के साथ यौन शोषण हुआ था और न ही लूटपाट। उनकी पर्स और कीमती सामान भी वैसे ही पड़े थे। अपनी जांच के तहत रॉड्रिगेज से बीच हत्याकांड के सिलसिले में पूछताछ की गई, क्योंकि उसकी कार उस जगह के पास देखी गई कार से मेल खाती थी। उन्होंने देखा कि कार पर यूटा की चोरी की नंबर प्लेट थी, मगर जांच लंबित होने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ ही समय बाद रॉड्रिगेज ने फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एनफोर्समेंट को फोन किया और बीच पर 2 लड़कियों की हत्या और 1984 में वेलेरी हंट की हत्या करने की बात कबूल की। उसने एरिजोना के फ्लैगस्टाफ में एरिजोना डेली सन को भी एक हस्तलिखित पत्र भेजा। इसमें यही लिखा था, जब तक आपको ये पत्र मिले, मुझे उम्मीद है कि मैं आत्महत्या कर चुका हूंगा, साइनाइड जहर या गोली लगने से। आपको मेरी लाश एक बड़े पहाड़ के किनारे या ऊपर मिलेगी, जहां तक गाड़ी से कच्चे रास्ते पर चलकर कोकोनिनो नेशनल फॉरेस्ट में पहुंचा जा सकता है। यह सड़क हाईवे 180 के बाईं ओर है, वहां से 30.8 मील दूर, जहां से 180 निकलती है। फ्लैगस्टाफ में हम्फ्री स्ट्रीट से आखिरी पक्की सड़क के बाद 22 मील आगे स्नोबॉल में बाईं ओर ग्रैंड कैनियन की ओर जाते हुए। अगर संभव ना हुआ तो मैं ग्रैंड कैनियन की रिम पर ही रहूंगा। मेरी कार एक 69 प्लाईमाउथ वलर है, जिसमें चोरी किए गए यूटा टैग्स हैं 183 FBR। चाहे उन्हें पता हो या नहीं, फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एनफोर्समेंट मुझे 3 हत्याओं में वांछित मानता है। एजेंट मैगर्वी को जब आप मेरी लाश पाएंगे तो आपकी कॉल की सराहना होगी और वे आपको सारी जानकारी देंगे। आप उन्हें बता सकते हैं कि तीसरी हत्या वेलेरी हंट की 1984 में हुई थी और उन्हें तीनों हत्याओं की पूरी जानकारी मुझसे डाक द्वारा मिल जाएगी। उन्हें कहिए कि वे वीकेंड की छुट्टी ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता वे इनमें से कुछ भी साबित कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं ऐसा ही रहूं तो खुद से नहीं जी पाऊंगा। धन्यवाद। रॉबर्ट रॉड्रिगेज। उन्होंने 2 अतिरिक्त पत्र लिखे, एक फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एनफोर्समेंट को संबोधित था और दूसरा एरिजोना डेली सन को, जिसमें उन्होंने हत्या के पीछे अपनी सोच समझाते हुए एक विस्तृत स्वीकारोक्ति दी। उन्होंने कहा कि वो बलात्कार में असफल रहे और पकड़े जाने से बचने के लिए हत्या कर दी। अधिकारियों ने रॉड्रिगेज की तलाश की और उनका शव न्यू मैक्सिको में I-40 स्टॉप पर पाया। रॉड्रिगेज को उसकी हत्याओं के लिए कभी न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया, क्योंकि 42 साल की उम्र में उसने आत्महत्या कर ली और एक और हत्यारे पुलिस अधिकारी की तरह सड़कों से गायब हो गया।
ज़ीवको दिमित्रोव एक बुल्गारियाई सीरियल किलर और पूर्व पुलिस अधिकारी था, जिसने 1975 से 1981 के बीच डोब्रिज प्रांत में 6 लोगों की हत्या की, मुख्य रूप से उनका पैसा चुराने के लिए। वह 1946 में टोलबिहिन में पैदा हुआ था, जिसे अब डोब्रिचिन के नाम से जाना जाता है। वयस्क होने के बाद उसने पुलिस बल ज्वाइन किया और अंततः स्थानीय पुलिस विभाग के प्रथम क्षेत्रीय डिवीजन में मेजर के पद तक पहुंच गया। हालांकि वह अपने काम के सहकर्मियों के बीच लोकप्रिय नहीं था, जिन्होंने उसे घमंडी और किसी भी व्यक्ति को धमकी देने वाला बताया जो उसकी बातों पर सवाल उठाने की हिम्मत करता था। दिमित्रोव ने अपनी पहली हत्या 1975 की शरद ऋतु में की थी, जब उसने यूबन यांकोव नामक एक व्यक्ति को टोलबिहिन में अपने पिता के घर आमंत्रित किया था। उसने यांकोव को तहखाने में फुसलाया, दरवाजा बंद किया और सर्विस पिस्तौल से उसकी पीठ में गोली मारी। उसका मकसद वो पैसा चुराना था जो उसे लगा यांकोव ला रहा है। हालांकि उसे उस आदमी के पास कोई पैसा नहीं मिला और गुस्से में उसने उसकी लाश को घसीटकर बगीचे के कुएं में फेंक दिया। 2 हफ्ते बाद दिमित्रोव ने स्वास्थ्य निरीक्षकों को कुएं से सैंपल लेने बुलाया। उन्होंने एक अज्ञात बैक्टीरियल संक्रमण की खोज की, जिसके कारण कुएं को सील कर दिया गया। हालांकि अज्ञात कारणों से मजदूरों ने पूरी जांच नहीं की, जिससे यांकोव के अवशेषों का पता चल सकता था। 6 महीने बाद दिमित्रोव ने सबैदीन बायख्तारोव की हत्या कर दी ताकि फिर से चोरी कर सके। उसने अपनी सर्विस पिस्तौल से उसके सिर में गोली मार दी। फिर उसने शव पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी और अवशेषों को दफना दिया। उसने बायख्तारोव की गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन अधिकारी शव नहीं ढूंढ सके। उसका तीसरा शिकार एक महिला थी, जिसका नाम ज़िका करीमोवा था, जिसे वो चोरी करने की नीयत से एक सुनसान जगह पर ले गया। उसने उसे भी बायख्तारोव की तरह ही मार डाला और उसका शव उसी इलाके में दफना दिया। 9 फरवरी 1981 की देर रात दिमित्रोव पुलिस अधिकारी बनकर टोलबिहिन के एक डिपार्टमेंट स्टोर में पहुंचा। वो वहां मौजूद 2 कर्मचारियों की सुरक्षा में तैनात 2 सुरक्षा अधिकारियों के पास गया। उसने कहा कि अब वह ड्यूटी पर है, वे घर जा सकते हैं। दिमित्रोव ने फिर दोनों कर्मचारियों पाशा और व्लाइका को बताया कि उसे यह मापना है कि उन्हें नजदीकी बैंक तक ले जाने में कितना समय लगेगा। उसे एक उच्च पदस्थ अधिकारी मानकर उन्होंने दुकान की बचत वाली थैली निकाली, जिसमें लगभग 1 लाख लेवर थे, और तीनों दिमित्रोव की कार में बैठकर अपनी यात्रा शुरू कर दी। आगे क्या हुआ ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन दोनों कर्मचारी मृत पाए गए। उन्हें मारने के बाद उसने अपने दोस्त सरबायदेन को फोन किया और पूछा कि क्या वो उसकी कार उधार ले सकता है। दोस्त ने सहमति दी और दिमित्रोव की गर्लफ्रेंड पेप्पा को लेकर बताए गए स्थान पर चला गया। लेकिन जब वे पहुंचे तो सरबैदीन 2 मृत महिलाओं को देखकर दहशत में आ गया। लेकिन उससे पहले ही दिमित्रोव ने पिस्तौल निकालकर अपने दोस्त को गोली मार दी। उसने सरबैदीन की लाश ड्राइवर सीट पर रखी और अपनी सोने की घड़ी उसकी कलाई पर पहना दी। इसके बाद उसने मरी हुई महिला के स्कार्फ लिए और उन्हें पेट्रोल में भिगोकर कार के टैंक में डाल दिया और आग लगा दी, ताकि सारा इल्जाम अपने दोस्त पर डाल सके। दिमित्रोव और पेप्पा फिर वहां से भाग गए। हालांकि उसकी योजना तब विफल हो गई जब स्कार्फ खुद ही बुझ गए, जिससे ना तो कार को और ना ही शवों को कोई नुकसान पहुंचा। भयानक अपराध स्थल। अगले दिन 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों द्वारा गलती से खोजा गया। कार को दिमित्रोव की पहचानते ही उन्होंने कुछ परिचितों से पूछा, जिन्होंने बताया कि वह हाल ही में अपनी प्रेमिका संग शहर से बाहर गया था। आखिरकार दिमित्रोव को एक ट्रेन में पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने उसे पहचान लिया था। दिमित्रोव ने मौत की सजा से बचने के लिए सभी हत्याओं का जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन उसके सहयोग के बावजूद उसे फिर भी मौत की सजा सुनाई गई। कई अपीलों के बावजूद दिमित्रोव को दोषी ठहराए जाने के 1 साल के अंदर फायरिंग स्क्वाड ने फांसी दे दी। उनकी मौत 35 वर्ष की उम्र में हुई। डेविड एलन गॉर। डेविड एलन गॉर ने अपने कामों का सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया, जिनमें से एक सहायक शेरिफ डिप्टी होना भी शामिल था, ताकि वो अपने शिकारों को फंसा सके। उसके चचेरे भाई फ्रेड वॉटरफील्ड ने उसकी पूरी मदद की।
और इस जोड़ी को किलिंग कजिन्स कहा गया। गोर का जन्म 1953 में फ्लोरिडा में हुआ था, लेकिन किशोरावस्था में उसे नौकरी टिकाए रखना मुश्किल था और पहली नौकरी से निकाल दिया गया, जहां वो गैस स्टेशन अटेंडेंट था, क्योंकि वो महिलाओं को टॉयलेट का इस्तेमाल करते देखता था। सहायक शेरिफ डिप्टी बनने के बाद उसने बैज का उपयोग अपराध करने में किया। एक सहायक शेरिफ एक स्वयंसेवक या अंशकालिक अधिकारी होता है जिसके पास सीमित पुलिस अधिकार होते हैं। महिलाओं पर लगातार बिना सजा के यौन हमलों के बाद गोर और वॉटरफील्ड ने एक योजना बनाई। गोर संभावित पीड़ितों की पहचान कर उनका पीछा करता और उन्हें दोनों के लिए सुरक्षित करता था। बदले में वॉटरफील्ड से उसे नकद मिलता था। ये जोड़ी 19 फरवरी 1981 को हत्या तक पहुंच गई, जब गोर ने अपनी सहायक पुलिस की बैज दिखाकर 17 वर्षीय यिंगलिंग को अपने ट्रक में फंसा लिया। वो किशोरी को उसके घर ले गया, जहां उसकी मां हु सांग लिंग से मिला और दोनों का अपहरण कर लिया। गोर और वॉटरफील्ड ने यिंग और उसकी मां पर हमला कर दोनों की हत्या कर दी और शवों के टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने अवशेषों को तेल के ड्रम में डालकर दफना दिया। इसके बाद गोर ने 35 वर्षीय जडित देली की हत्या की, जब उसने समुद्र तट पर उसकी कार खराब कर लिफ्ट देने का प्रस्ताव दिया। गोर उसे टेलीफोन बूथ की बजाय वॉटरफील्ड से मिलवाने ले गया। दोनों आदमियों ने डेली पर हमला कर उसकी हत्या कर शव को दलदल में फेंक दिया। एक हफ्ते बाद गोर ने बैज का इस्तेमाल कर एक लड़की का अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता के हस्तक्षेप और शिकायत पर उसका बैज छीन लिया गया। कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने गोर को एक महिला की कार की पिछली सीट पर छुपा हुआ पाया। उसके पास एक पुलिस स्कैनर, हथकड़ी और पिस्तौल थी। उसे हथियार के साथ अनधिकृत प्रवेश का दोषी पाकर 5 साल की जेल हुई, लेकिन मार्च 1983 में 2 साल बाद ही पैरोल पर रिहा कर दिया गया। फिर से हत्या के लिए आजाद, गोर और वॉटरफील्ड ने 14 वर्षीय एंजेलिका लावाले और बारबरा एंडबेयर को लिफ्ट देकर कार में बैठा लिया। लड़कियों ने उन्हें मारकर शरीर के टुकड़े कर दिए। सिर्फ कुछ हफ्ते बाद उन्होंने 2 और लिफ्ट मांगने वालों को अपनी कार में बैठाया, 14 साल की रेगन मार्टिन और 17 साल की लिन एलियट। वे लड़कियों को गोर के माता पिता के घर ले गए, पर वॉटरफोर्ड जल्दी चला गया। गोर ने दोनों लड़कियों को बांधा और हमला किया, लेकिन लिन एलियट भागने में सफल रही। लेकिन गोर ने उसे पकड़ लिया और सिर में बहुत करीब से 2 बार गोली मार दी। हत्या का गवाह एक छोटा लड़का था जो अपनी साइकिल चला रहा था, जिसने गोर की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और रेगन मार्टिन को आजाद करा लिया। 7 दिसंबर 1983 को गोर ने पुलिस को अपनी 6 हत्या की शिकार महिलाओं में से 3 के अवशेषों तक पहुंचाया। गोर को प्रथम श्रेणी हत्या का दोषी ठहराया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। वॉटरफील्ड को बेयर और लावाले की हत्याओं का दोषी ठहराया गया और उसे 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फ्लोरिडा की मौत की सजा वाली कोठरी में 28 साल बिताने के बाद गोर को 12 अप्रैल 2012 गुरुवार शाम 6:19 बजे घातक इंजेक्शन द्वारा फांसी दी गई। जब वो मौत की सजा वाली कोठरी में स्ट्रेचर पर बंधा हुआ लेटा था, उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे पछतावा है। मैं अब वो इंसान नहीं हूं जो तब था। मुझे मौत से डर नहीं लगता।